Welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 5 Introduction to Euclid's Geometry. आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये यूक्लिड्स कौन था? देखिए, यूक्लिड एक टीचर था मैथमेटिक्स का एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। इजिप्ट में एक जगह था अलेक्जेंड्रिया, वहां पे एक मैथमेटिक्स का टीचर था जिसका नाम था यूक्लिड्स। तो यूक्लिड्स ने मैथमेटिक्स के लिए रूल्स बनाए हैं, तो उन रूल्स को हम लोग कहते हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। उसे हम लोग कहते हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो यूक्लिड्स ने कुछ रूल्स बनाए थे जिसे हम लोग कहेंगे एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, आइए देखिए चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके, यूक्लिड्स ने एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोगों को बताया था। ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होता है, आइए देखिए। बोथ यानी कि दोनों एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स आर असम्पशंस। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स ये दोनों ही क्या है? असम्पशंस है। असम्पशंस मतलब हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट। हम लोग करते हैं ना मैथमेटिक्स में लेट, इसलिए ये एक टाइप का assumptions है जो हम लोग मानेंगे। विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ बट नॉट सिंपल ट्रूथ। ये जो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स है ये मेरा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन सिंपल ट्रूथ नहीं है। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स जो होता है वो प्रूव्ड नहीं है, दे आर नॉट प्रूव्ड। ओके, बट they are used to prove other statements and theorems। ये axioms and postulates जो होता है वो mathematically proved नहीं है, लेकिन इसका हम लोग यूज करते हैं कोई भी statements या फिर theorem को prove करने के लिए। ओके, तो axioms and postulates ये क्या है? assumptions है, और ये assumptions universal truth होता है, और ये मेरा प्रूव्ड नहीं है, लेकिन ये हम लोग यूज करते हैं स्टेटमेंट्स एंड थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? सच ट्रूथ्स डू नॉट चेंज विथ स्पैन ऑफ टाइम। जो समय से चेंज ना हो उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। एग्जाम्पल, सन राइजेस इन ईस्ट, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। सनराइज ईस्ट से होता है। किसी भी दिन अगर हम लोग सुबह उठ के देखेंगे तो सन मेरा जो राइज होगा वो हमेशा ईस्ट से ही होगा। अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कभी कि सन अर्थ के अराउंड घूम रहा है। ओके, ये मेरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये कभी टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम लोग कल उठे या फिर परसों उठे या फिर किसी भी दिन उठ के सुबह हम लोग कभी नहीं देखेंगे सनराइज मेरा ईस्ट से नहीं हुआ है, हमेशा ईस्ट से ही होगा। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग सिंपल ट्रूथ। सच ट्रूथ चेंजेस विद स्पैन ऑफ टाइम। ये ऐसा ट्रूथ है जो चेंज होता है टाइम से। एग्जाम्पल, ए पर्सन्स एज, वेट, हाइट चेंजेस विद टाइम। यानी कि अगर कोई पर्सन है जिसका एज समझ लीजिए अभी है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स में उस पर्सन का जो वेट होगा या फिर जो हाइट होगा वो मेरा टाइम से चेंज होगा ना, क्योंकि अगर इस पर्सन का एज 10 है तो समझ लीजिए कि उसका जो वेट है वो है 40, उसका हाइट है वो है 4 फीट। ठीक है, लेकिन जब ये पर्सन का एज मेरा 20 हो जाएगा तो उसका वेट भी तो बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा समझ लीजिए कि 50, और उसका हाइट हो जाएगा 5 फीट। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि टाइम से, यानी कि 10 ईयर्स के बाद जब 20 ईयर्स हुआ तो उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम पेशेंट का जो वेट है, जो हाइट है, वो टाइम से चेंज हो गया। इस टाइप का जो चेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं सिंपल ट्रूथ। ओके, डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स जो हम लोग पढ़े थे उसका डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सियम्स आर assumptions
that are not related to geometry most of the times. Axioms और postulates ये दोनों ही क्या है? assumptions है, लेकिन axioms ऐसा assumption है जो related रहता है geometry से, लेकिन postulates ऐसा assumptions है जो relate करता है geometry से. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है थ्योरम. थ्योरम किसे कहते हैं? एनी स्टेटमेंट विच इज प्रूव्ड, कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स. प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड थ्योरम्स. यानी कि थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं. कैसे प्रूफ करते हैं? हम लोग प्रूफ करते हैं यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स या फिर प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स. तो डेफिनेशंस का यूज करके, एक्सियम्स का यूज करके, पोस्टुलेट्स का यूज करके या फिर प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स का यूज करके अगर हम लोग किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तो वो मेरा बन जाता है एक थ्योरम. अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स एक्सियम्स. यूक्लिड्स ने क्या क्या एक्सियम्स दिया था उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे. ये है मेरे पास यूक्लिड्स एक्सियम्स. यहाँ पे यूक्लिड्स ने टोटल 7 एक्सियम्स दिया था और इन 7 एक्सियम्स को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे. आइए देखिए. फर्स्ट एक्सियम ये कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. यानी कि ऐसा कोई चीज जो इक्वल होता है किसी एक चीज का, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो एक चीज है वो अपने में इक्वल हो जाएगा. यानी कि ध्यान से देखिए, इफ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10, तो देखिए a कुछ और चीज है, b कुछ और चीज है, लेकिन जब a इज इक्वल टू 10 होता है और b इज इक्वल टू 10 होता है तो देखिए 10 10 तो सेम है. अगर ये 10 और 10 दोनों सेम हो गया है तब मेरा a इज इक्वल टू b हो सकता है. इसीलिए बोलता है यहाँ पर कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पर सेम थिंग क्या हो गया? सेम थिंग हो गया है 10. तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. अगर a और b दोनों ही 10 का इक्वल है तो ये दोनों अपने में इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये मेरा हो जाता है a इज इक्वल टू b. ये है मेरा यूक्लिड्स का एक्सियम नंबर 1. और टोटल कितना एक्सियम है यूक्लिड्स का? टोटल है यूक्लिड्स का 7 एक्सियम्स. ओके, अब देखिए नेक्स्ट है एक्सियम नंबर 2. ये कहता है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. यानी कि अगर कोई इक्वल है, यानी कि a इज इक्वल टू b and both sides are added with same number, then a plus 10 is equal to b plus 10. इसका मतलब if equals are added to equals, यानी कि यहाँ पे बोलता है कि कोई भी इक्वल चीज अगर हम लोग किसी दूसरे इक्वल चीज में ऐड करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हमको दे दिया है क्वेश्चन में कि a इज इक्वल टू b, और अगर a में हम लोग 10 को ऐड करते हैं और b में भी हम लोग 10 को ही ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी हम लोग 10 को ऐड किए हैं और यहाँ पे भी हम लोग 10 को ऐड किए, यानी कि इक्वल ऐड किए हैं. तो अगर हम लोग किसी भी इक्वल चीज में जो मेरा पहले से ही इक्वल दिया हुआ है उसमें अगर हम लोग कोई भी सेम नंबर दोनों तरफ में ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये भी मेरा इक्वल हो जाएगा. ओके, अब देखिए नंबर 3 क्या बोलता है. नंबर 3 बोलता है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स. यानी कि अगर जो पहले से ही इक्वल है उसमें से अगर हम लोग इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? द रिमाइंडर्स आर इक्वल. जैसे पहले से एग्जांपल देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू b, यानी कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स. ये जो इक्वल है ये वाला पहले हमको यहाँ पर दिया हुआ है a इज इक्वल टू b. ठीक है, ये मेरा पहले से ही इक्वल है, लेकिन अगर बोथ साइड में हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें सेम नंबर, यानी कि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने a से माइनस कर दिया है 10 और b से माइनस कर दिया है 10. अगर दोनों ही जगह हम लोगों ने 10 10 से माइनस कर दिया है
यहाँ पर, तो ये दोनों मेरा भी इक्वल बन जाता है। ठीक है, तो अगर कोई इक्वल है पहले से ही और इक्वल होने के बाद अगर दोनों साइड में हम लोग कोई इक्वल नंबर से माइनस या प्लस कर दें तो भी मेरा वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे कि अगर दोनों साइड इक्वल है और इक्वल में अगर हम लोग इक्वल नंबर को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा दोनों साइड इक्वल रहेगा। वैसे ही अगर कोई इक्वल है और इक्वल में अगर हम लोग दोनों साइड में सेम नंबर को माइनस कर दें तो भी मेरा इक्वल रहेगा। ठीक है, ये है एक्सियम नंबर 4। ये कहता है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड का मतलब होता है अगर कोई चीज साइड बाई साइड जुड़ा हुआ है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है एक चीज और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है दूसरा चीज। अगर कोई चीज साइड बाई साइड जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, वो मेरा इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल, इफ एक्स एंड वाई इज ए लाइन सेगमेंट। समझिए कि ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके एक साइड में है आपका एक्स और दूसरे साइड में है आपका वाई। ये आपका लाइन सेगमेंट है। सच दैट इफ अनदर पॉइंट z bisects द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो अगर कोई पॉइंट है z जो इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है मालूम है? बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को इक्वली डिवाइड करना। अगर कोई लाइन है और इस लाइन को कोई चीज अगर बाइसेक्ट करता है तो कभी भी अगर कोई चीज बाइसेक्ट करेगा तो दिया हुआ जो लाइन था उसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस रहेगा वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उतना ही डिस्टेंस रहेगा। इसी का मतलब होता है बाइसेक्ट करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई लाइन ले लेंगे और लाइन लेके हम कहीं से भी उसको बाइसेक्ट कर देंगे, तो ये मेरा बाइसेक्ट नहीं हुआ है। बाइसेक्ट हमेशा बीच से होता है, सेंटर से होता है। ठीक है, तो अगर सेंटर से बाइसेक्ट होगा तो लेफ्ट वाला जो साइड है वो राइट वाला के साथ इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो लिखता है देखिए, यहाँ पे कहता है इफ x एंड y इज ए लाइन सेगमेंट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सच दैट इफ अनदर पॉइंट z bisects द लाइन सेगमेंट xy, यानी कि एक पॉइंट है z जो x और y लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, देन डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इक्वल, यानी कि जो मेरा ये डिस्टेंस है xz और zy मेरा इक्वल हो जाएगा। जैसा हम लोग पढ़े थे, जो बाइसेक्ट करेगा वो इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। हेंस वी कैन से दैट xz एंड zy कोइंसाइड्स टू ईच अदर, यानी कि xz जो लाइन सेगमेंट है और zy जो लाइन सेगमेंट है वो साइड बाय साइड अपने साथ जुड़ा हुआ है इस पॉइंट में। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये है नंबर 5। ये कहता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि अगर मेरे पास कोई होल है, यानी कि टोटल अगर मेरे पास है तो टोटल जो होता है वो हमेशा मेरा जो पार्ट होता है उससे बड़ा होता है। ठीक है, अगर समझिए कि हम लोग के पास एक गोल सा रोटी है, अगर ये मेरा एक गोल रोटी है तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग एक रोटी का पार्ट को ले लेते हैं, ये मेरा हो गया रोटी का एक पार्ट, ये मेरा हो गया रोटी का दूसरा पार्ट और ये हो गया रोटी का तीसरा पार्ट, तो कौन सा बड़ा है? तो ये तो सब रोटी का पार्ट है, तो ये रोटी का जो पार्ट है वो तो जो टोटल रोटी है उससे तो छोटा ही होगा, इसलिए जो पूरा टोटल रोटी है वही मेरा बड़ा है। इसलिए यही कहता है कि द होल, यानी कि जो टोटल में होता है वो ग्रेटर होता है देन द पार्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर 6। ये कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि ऐसा कोई चीज जो डबल होता है किसी एक चीज का वो मेरा हो जाएगा इक्वल। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में बोलता है कि इफ a इज इक्वल टू 2c, यानी कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है a, मेरे पास दिया हुआ है b और मेरे पास दिया हुआ है c, यानी कि a जो है वो मेरा c का डबल है और b जो है वो भी मेरा c का डबल है। देखिए दोनों ही मेरा 2c और 2c है, यानी क्या है, दोनों मेरा इक्वल है। जब 2c इक्वल हो गया तो मेरा a इज इक्वल टू b भी हो जाएगा, देन a इज इक्वल टू b। वही कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यानी कि a जो है वो
C का डबल है और B मेरा भी C का डबल है, तो दोनों ही देखिए C का डबल है। अगर डबल जो है वो मेरा सेम है तो देखिए मेरा A और B भी सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो गया है A इज इक्वल टू B। अब देखिए नंबर 7 एक्सियम क्या बोलता है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि अगर कोई चीज है जो दूसरे चीज का हाफ है तो वो मेरा दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डबल में इक्वल हो रहा था वैसे यहाँ पर हाफ में इक्वल होगा। तो a इज इक्वल टू अगर 1/2c है और b इज इक्वल टू 1/2c है, देन a इज इक्वल टू b होना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरा 1/2c है और ये भी मेरा 1/2c है, दोनों इक्वल है। अगर 1/2c और 1/2c इक्वल होता है तो यहाँ भी तो मेरा a इज इक्वल टू b होना चाहिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। तो हमको पता है कि यूक्लिड्स का टोटल 5 पोस्टुलेट्स है। ओके, तो इन्हीं 5 पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, देखिए ये बोलता है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। यानी कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया है मेरा एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के बीच में। ऐसा नहीं है कि पॉइंट मेरा एकदम स्ट्रेट लाइन पे ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, पॉइंट मेरा कैसा भी हो सकता है। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन का पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, देखिए ये देखिए ऊपर नीचे है तो भी मेरा ये एक लाइन बनेगा। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो ये हो गया है मेरा पॉइंट 1 और ये हो गया है मेरा पॉइंट 2। हम लोग ये दो पॉइंट पहले बना लिए हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट बना के क्या किए हैं, हम लोग एक लाइन से इसको ऐसा ड्रॉ कर दिए हैं, यानी कि ज्वाइन करके इस दोनों को ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये मेरा हो गया है एक लाइन जहाँ पे हम लोग दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट से हम लोग एक लाइन को बना सकते हैं। ये है यूक्लिड्स का पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 2 ये कहता है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। यानी कि अगर मेरे पास कोई लाइन है जो टर्मिनेट हो चुका है यानी कि खत्म हो चुका है तो उसको हम लोग दोनों साइड में इंडेफिनिटली बढ़ा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये कहता है लेट देयर बी ए लाइन L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर हमको लाइन दिया हुआ है L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो सबसे पहले हम लोग स्केल का यूज करके एक 5 सेंटीमीटर का लेंथ वाला एक लाइन को ड्रॉ कर लिए। जब हम लोग ये लाइन को ड्रॉ कर लिए तो यूक्लिड्स बोलता है कि हम लोग इस लाइन को और भी आगे का तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो मेरा ये जो लाइन है ये इंक्रीज कर जाएगा। जब ये इंक्रीज करेगा ये 5 सेंटीमीटर भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यूक्लिड्स बोलता है ए टर्मिनेटेड लाइन यानी कि 5 सेंटीमीटर में जो लाइन खत्म हो गया था उसको हम लोग और भी आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ए लाइन ऑफ फिक्स्ड लेंथ, एक लाइन है और अगर वो फिक्स्ड है, कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में हम लोग उसको इंडेफिनिटली बढ़ा सकते हैं। ओके, अगर हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे दोनों साइड में तो मेरा जो लाइन का लेंथ है वो बढ़ जाएगा। 5 था, अगर इंक्रीज किया तो वो 6 हो जाएगा, नहीं तो फिर 10 हो जाएगा। अगर वो लाइन इंक्रीज करेगा तो उसका लेंथ भी मेरा इंक्रीज करेगा। लेकिन यूक्लिड बोलता है कि इंक्रीज करने दीजिए, हम लोग लाइन को दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। ओके, ये है पोस्टुलेट नंबर 3। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यूक्लिड बोलता है कि अगर मेरे पास कोई सेंटर है और मेरे पास कोई भी रेडियस हो, हम लोग एक सर्कल को बना सकते हैं वो एक सेंटर और रेडियस को लेकर। हम लोगों के पास कोई एक फिक्स्ड सेंटर या फिर कोई एक फिक्स्ड रेडियस होने का जरूरत नहीं है, किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है सेंटर O और रेडियस ले लिया है R। तो देखिए अगर यहाँ पे सेंटर O ले लिए हैं और रेडियस OA ले लिए हैं, OA हो गया है रेडियस जो है मेरा R, तो यहाँ पे हम लोग रेडियस को ले लिए हैं 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो मेरा R हो गया है वो हो गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या किए हैं देखिए, OA रेडियस को लेके
हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ कर लिए, यानी कि मेरे पास सेंटर है O और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, सर्कल ड्रॉ हो गया। वैसे ही देखिए सेंटर ले लिए हैं हम लोग P और रेडियस ले लिए हैं हम लोग 7 सेंटीमीटर। ये है मेरा सेंटर P और रेडियस हो गया है, देखिए ये है मेरा PQ। तो ये वाला हो गया है मेरा एक सर्कल, यानी कि रेडियस 7 सेंटीमीटर PQ को लेके एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पर देखिए रेडियस था 5 सेंटीमीटर, यहाँ था रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस मेरा अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग के पास अगर कोई सेंटर दिया हुआ है और हम लोग के पास कोई रेडियस दिया हुआ है तो हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये बोलता है पोस्टुलेट नंबर 3 यूक्लिड का। देखिए पोस्टुलेट नंबर 4 क्या बोलता है, ये बोलता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये बोलता है जो भी राइट एंगल्स होता है, सभी राइट एंगल यानी कि ऑल राइट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे ये वाला देखिए एक राइट एंगल हो गया 1, ये हो गया है मेरे पास 90 डिग्री। ये देखिए हो गया है नंबर 2, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए कुछ और साइड में है, ये ऊपर था ये साइड में नीचे है। ये फिर देखिए किसी और टाइप में है, ये भी किसी और टाइप में है। लेकिन कोई भी 90 डिग्री का एंगल जो होता है, यानी कि कोई भी अगर राइट एंगल होता है वो सब मेरा इक्वल हो जाएगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 जो भी अगर 90 डिग्री का है तो सभी एंगल मेरा इक्वल हो जाता है। ओके, ये है यूक्लिड्स का पोस्टुलेट नंबर 5। ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई दो लाइन है, लाइन M और लाइन N, ऐसा पकड़ लीजिए कि अगर मेरे पास कोई दो लाइन है और ये दो लाइंस को अगर कोई तीसरा लाइन L कट करता है, तो जिस पॉइंट में ये L लाइन M और N को कट करेगा और जो इंटरनल एंगल बनाएगा, देखिए M के साथ ये वाला हो गया है मेरा इंटरनल एंगल लाइन L का, और N के साथ ये वाला हो गया है मेरा इंटरनल एंगल लाइन L का। तो ये जो दोनों इंटरनल एंगल बना है M और N का, बोलता है कि अगर ये दोनों एंगल को हम लोग ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद अगर जो भी हमको मिलता है वो अगर लेस हो जाता है किस चीज से, अगर ये मेरा लेस हो जाता है 180 डिग्री से, तो क्या होगा, अगर A प्लस B जो एंगल बनेगा इंटरनल एंगल M और N को कट करने के बाद, अगर ये मेरा लेस हो जाता है 180 डिग्री से, तो ये जो एंगल A और B जिस साइड में बना है उस साइड में अगर हम लोग लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो वो एक पॉइंट में जाके मीट कर जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर यही मेरा A प्लस B क्या होगा, मोर हो जाएगा अगर किस चीज से, 180 डिग्री से। अगर एंगल A प्लस B को ऐड करने से 180 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो जिस साइड में एंगल A और एंगल B है तो उस साइड में अगर हम लोग लाइन को बढ़ाएंगे तो वहां पर कोई भी हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, यानी कि L जो लाइन M और N के ऊपर आया है वो क्या किया है, इंटरनल एंगल बनाया है A और B। फिर कहता है द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर इज लेस देन टू राइट एंगल्स। बोलता है कि जो इंटरनल एंगल को अगर हम लोग एक साथ ले लेंगे तो वो मेरा लेस होना चाहिए टू राइट एंगल्स का। तो राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री और टू राइट एंगल्स मतलब 2 इंटू 90 डिग्री, यानी कि ये मेरा हो जाता है 180 डिग्री। यही लिखे हैं यहाँ पर हम लोग 180 डिग्री। ओके, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, यानी कि ये जो दो स्ट्रेट लाइन मेरे पास था उसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे, कहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, मीट ऑन द सेम साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल्स। जहाँ पे ये दो इंटरनल एंगल्स बना था उस साइड में अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो मेरा एक पॉइंट में जाके वो मीट करेगा। लेट L बी द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हम लोगों ने L को पकड़ लिया है स्ट्रेट लाइन जो कि फॉल कर रहा है ऑन टू स्ट्रेट लाइंस M एंड N। सम ऑफ टू राइट एंगल्स क्या होता है, ये मेरा होता है 90 प्लस 90 यानी कि 180 डिग्री। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एंगल A प्लस एंगल B इज लेस देन 180 डिग्री।
एंगल ए प्लस एंगल बी मेरा 180 डिग्री से लेस है। क्यों लेस है? क्योंकि ये दोनों जाके एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा? लेस होगा 180 से, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो मोर होगा 180 से। ठीक है। Therefore, when two straight lines M and N are extended on the side where sum of the angles is less than 180 degree, then the extended lines will meet at some point जिसका नाम है x। तो जहां पे लेस देन 180 डिग्री है, a प्लस b को ऐड करने के बाद वहां पे अगर हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो वो मेरा एक पॉइंट x में मीट करेगा। ये है मेरा पोस्टुलेट नंबर 5 यूक्लिड्स का। नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए क्या बोलता है। एग्जाम्पल 1, इफ a b c आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन एंड b lies between a and c, then prove that ab plus bc is equal to ac। यहाँ पे देख सकते हैं कि a b और c 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट्स मेरा एक ही लाइन के ऊपर में है। अगर ऐसा होता है तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ab प्लस bc को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो मेरा AC होना चाहिए। आइए देखिए कैसे होगा। ये एग्जांपल 1 है। यहाँ पे लेट देयर बी ए लाइन M विच हैज 3 पॉइंट्स इन इट। तो समझिए कि ये एक लाइन है लंबा सा। ये लाइन का नाम दे दिए हम लोग लाइन M। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था A से लेके B और B से लेके C, यानी कि एक लाइन के ऊपर में 3 पॉइंट्स दिया हुआ था A, B और C। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं कि A से लेके B तक है 4 सेंटीमीटर, B से लेके C तक है 3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया है? टोटल मेरा A से लेके C तक हो गया है 4 प्लस 3 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए लेट AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर AB प्लस BC करने से क्या होगा? AB मतलब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक और BC हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो AB प्लस BC करने से हो जाता है 4 प्लस 3 यानी कि 7 सेंटीमीटर, जो कि मेरा हो जाता है A से लेके C तक यानी कि AC। इसलिए कह सकते हैं कि AB प्लस BC जो मेरा है 7 सेंटीमीटर वो मेरा हो गया है AC। इसलिए AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है। ये है एग्जाम्पल 2। ये कहता है प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। अगर मेरे पास कोई एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है AB जो कि एक लाइन सेगमेंट है, हमको बोलता है कि प्रूव कीजिए कि कोई भी लाइन सेगमेंट के ऊपर में हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देखिए ये है मेरे पास एग्जाम्पल 2, ड्रॉइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ए गिवन लाइन सेगमेंट। अगर मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो उस लाइन सेगमेंट के ऊपर में हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करेंगे। लेट देयर बी ए गिवन लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम लोग मान लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और हमको यहाँ क्वेश्चन में बोलता है कि हमको एक गिवन लाइन सेगमेंट दिया रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक गिवन लाइन सेगमेंट को ले लिए हैं। अब बोलता है कि अगर मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो क्या उस लाइन सेगमेंट से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका सारा साइड जो है वो सेम होगा। ठीक है, सेम साइड। तो अगर एक साइड मेरा दिया हुआ है 5, तो जो भी रिमेनिंग साइड्स है वो भी तो मेरा 5 होगा। तो हम लोग क्या किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए जब मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट पहले से दिया हुआ है, कॉम्पस का यूज कर रहे हैं। कैसे होगा देखिए, ये है मेरे पास एक कॉम्पस। तो कॉम्पस में एक होता है पॉइंटर टिप और एक होता है पेंसिल टिप। तो देखिए ये जो मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट A, यहाँ पर हम लोग कॉम्पस का जो पॉइंटर टिप है उसको बैठा लेंगे और पेंसिल टिप से 5 सेंटीमीटर लेंथ लेके एक आर्क को ऐसा ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली हम लोग पॉइंट B में भी पॉइंटर को बैठाएंगे और 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क को यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों आर्क मेरा जिस पॉइंट में मीट करेगा
उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, जहाँ पे ये जो साइड नया बना और ये जो साइड नया बना दोनों ही मेरा 5 और 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मेरा तीनों साइड 5 सेंटीमीटर का हो गया। नाउ यहाँ पे कहता है नाउ फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर, रिपीट द सेम फ्रॉम पॉइंट बी। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कि मेरा सी है, जहाँ पे ये दोनों जो आर्क है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका नाम दिए हैं हम लोग सी। सी जो होगा वो मेरा क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है ए के साथ और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है बी के साथ। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट AB is equal to 5 centimeter, AC is equal to 5 centimeter and BC is equal to 5 centimeter। तीनों का तीनों साइड मेरा 5 सेंटीमीटर का है। Therefore, ABC is an equilateral triangle where every side having equal measures। जहाँ पे तीनों साइड मेरा ट्राइंगल का इक्वल हो गया है, इसलिए ABC मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है। ओके, ये है थ्योरम 5। ये कहता है टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अगर मेरे पास कोई दो डिस्टिंक्ट लाइन है तो मेरे पास एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन नहीं हो सकता। कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा दो डिस्टिंक्ट लाइन में, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट। ओके, ये है मेरे पास थ्योरम यूक्लिड्स का। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ये बोलता है। यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए कि मेरे पास एक लाइन है L और एक लाइन है M। ये मेरे पास हो गया है टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, यानी कि दो लाइन्स जो अलग अलग है। तो दो अलग अलग लाइन्स को हम लोग कहते हैं टू डिस्टिंक्ट लाइन्स। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा। अगर ये दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट में, तो ये क्या होगा, मेरे पास हमको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा जो कॉमन होगा दोनों में। ठीक है, वन कॉमन पॉइंट, टू पॉइंट्स बट L इज ए लाइन एंड M इज अ कर्व। हमको दो पॉइंट कॉमन मिल सकता है। कब मिलेगा, दो पॉइंट्स कॉमन तभी मिलेगा जब मेरे पास एक लाइन L होगा और दूसरा जो लाइन होगा वो लाइन नहीं हो सकता, वो कर्व हो सकता है। ठीक है, देखिए M जो है वो कर्व है, लाइन तो है नहीं। ऐसा आके फिर यहाँ पे ऐसा घूम रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ पे हुआ और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे हुआ, लेकिन ये क्या है, ये मेरा लाइन नहीं है, M मेरा हो गया है कर्व। तो कर्व होगा तो हमको दो पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन अगर टू डिस्टिंक्ट लाइंस रहेगा तो हमको सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट ही मिलेगा। Therefore, it can be concluded that two distinct lines cannot have more than one point in common। तो अगर मेरे पास दो डिस्टिंक्ट लाइंस है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन मिलेगा। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.